पारसमणि। लोग बाग बहुत जल्दी ही अपने जीवन में यह समझ लेते हैं कि उनके होने की वजह क्या है। बूढ़े ने कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, शायद इसलिए उतनी ही जल्दी वे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि वह किसी खजाने की बात कर रहा था। तेज बहते पानी की धार खजाने को सामने ले आती है और वह ही उसे अपने आंचल में छुपाकर अदृश्य कर देती है। बूढ़े ने जवाब दिया, अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो शर्त के अनुसार तुम्हें अभी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। बजाय भेड़ों का क्या खजाने का 10वां भाग नहीं चलेगा? बूढ़ा निराश होते हुए बोला, अगर तुम उस वस्तु को देने का वादा करते हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो तुम उसे पाने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा भी छोड़ सकते हो। लड़के ने बताया कि खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा उसने जिप्सी महिला से कर डाला था। बूढ़े ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जिप्सी लोग ऐसा वादा लेने में बड़े चतुर होते हैं। चलो यह भी अच्छा ही हुआ, तुम्हें पता तो चल गया कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यही हम जैसे रोशनी के सिपाही सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े ने लड़के को उसकी किताब लौटा दी। कल इसी समय अपने रेवड़ में से 1/10 भेड़ें मेरे पास ले आना, तब मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को ढूंढने का रास्ता बता दूंगा। अच्छा, नमस्कार। और वह बूढ़ा चौक के कोने में पहुंचकर गुम हो गया। लड़के ने एक बार फिर से किताब को पढ़ना शुरू किया, मगर उसका ध्यान कहीं और था। उसका मन बेचैन और परेशान था, क्योंकि कहीं भीतर वह जानता था कि बूढ़ा सही था। वह उठा और चौक के कोने की दुकान से एक पाव रोटी ले आया। उसके मन में आया कि बूढ़े ने जो उस बेकरी वाले के बारे में कहा था वह उसे बता दे, मगर फिर उसने सोचा, कभी कभी जो चीज़ें जैसी है उन्हें वैसा ही छोड़ देना चाहिए। उसने नानबाई को कुछ भी नहीं बताया। अगर बता देता तो वह डबल रोटी बनाने वाला नानबाई भी सब कुछ छोड़कर कम से कम अगले 3-4 दिनों तक तो परेशान रहता ही। इसलिए लड़के ने ऐसा करने से अपने आप को रोक लिया। हालांकि नानबाई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का आदी हो चुका था। वैसे वह नानबाई को परेशानी में डालना भी नहीं चाहता था। फिर वह उठा और शहर में यूं ही घूमने लगा और उसने अपने आप को शहर के फाटक के पास खड़ा पाया। वहां एक छोटी सी इमारत थी जिसमें एक खिड़की थी, जहां से लोग अफ्रीका जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे। उसे मालूम था मिस्र अफ्रीका में है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? जी बताइए, कहाँ का? खिड़की के पीछे से टिकट वाले ने पूछा। शायद कल बताऊंगा, कहता हुआ वह खिड़की से पीछे हट गया। अगर वह अपनी एक ही भेड़ बेच दे तो खाड़ी के उस किनारे पहुंच जाएगा। वह यह सोचकर ही डर गया। एक और सनकी। टिकट वाले ने अपने साथी से कहा, किराए के लिए उसके पास पूरे पैसे भी नहीं हैं। टिकट खिड़की के पास खड़े खड़े उसे अपनी भेड़ें याद आई और उसने निश्चय कर लिया कि वो गडरिया ही बना रहेगा। पिछले 2 सालों में इस क्षेत्र में उसने बहुत कुछ सीख लिया था, जैसे कि भेड़ों का ऊन कैसे उतारा जाता है, गर्भवती भेड़ की देखरेख कैसे की जाती है और भेड़ों को भेड़िए से बचाकर कैसे रखा जाता है। अंडलूसिया प्रदेश के सारे चारागाहों के बारे में वह बहुत अच्छी तरह से जान गया था। उसे यह भी मालूम चल गया था कि उसकी एक भेड़ की क्या उचित कीमत है। उसने तय किया कि वह अपने दोस्त के तबेले पर जाने के लिए सबसे लंबे रास्ते से जाएगा। जब वह शहर की 4 दीवारी के पास से गुजरा तो थोड़ा रुक गया। वह एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया जो दीवार की ऊंचाई के बराबर था। वहां से दूर बसे अफ्रीका को वह अच्छी तरह देख सकता था। किसी ने उसे कभी बताया था कि मूर लोगों ने वहीं से आकर पूरी स्पेन पर कब्जा कर लिया था। इस ऊंचे पत्थर पर बैठकर वह पूरे शहर को देख सकता था। उसे वह चौक भी दिखाई दे रहा था जहां बैठकर उसने बूढ़े से बात की थी। बुरा हो उस घड़ी का जब मैं उस बूढ़े से मिला। उसने सोचा, वह तो शहर के भीतर केवल इसलिए आया था कि सपने बांचने वाली उस औरत से मिल सके। लेकिन न वह बुढ़िया और न ही वह बूढ़ा यह जानकर खुश हुए कि वह एक गडरिया है। वे बड़े एकाकी लोग थे जिन्हें किसी बात में रुचि नहीं थी और न ही वे अनुभव कर सकते थे कि एक गडरिये को अपनी भेड़ों से कितना लगाव हो सकता है। उसे अपनी एक एक भेड़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। कौन लंगड़ी है, कौन 2 महीने बाद बच्चा जनने वाली है और कौन सबसे ज़्यादा सुस्त है। उसे मालूम था कि कौन सी भेड़ ऊन उतारने लायक हो गई है, किसे जिबा करना है और किस तरह। अगर उसने भेड़ों का साथ छोड़ दिया तो वे बेचारी कहाँ जाएंगी, कितनी तकलीफ होगी उन्हें। हवा के झोंके तेज हो चले थे। उसे पुरवाई के बारे में मालूम था। इसी पुरवाई हवा के सहारे तो आक्रामक मूर भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे से यहाँ आए थे। हवा में और तेजी आ गई। उसका दिमाग बड़ी तेजी से चलने लगा। एक तरफ है खजाना और दूसरी तरफ भेड़े, और इस सब के बीच
उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। एक वह जो उसके पास है और दूसरा वह जो वह पाना चाहता है। उधर वह व्यापारी की लड़की भी थी, लेकिन उसकी अहमियत भेड़ों के बराबर नहीं थी, क्योंकि वह लड़की भेड़ों की तरह उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं थी। उस लड़की को तो शायद उसकी याद भी न हो। उसे क्या याद होगा कि वह उससे किस दिन मिला था। उस लड़की के लिए तो हर रोज एक जैसा ही है। उसके तो ना आज में कोई फर्क है न कल में। जब हर दिन पहले दिन जैसा ही हो तब ऐसा ही होता है, क्योंकि लोग बाग हर सूर्योदय के साथ आने वाले जीवन की अच्छी चीज़ों को पहचानना भूल जाते हैं। मैंने अपनी माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा और पीछे छोड़ आया शहरी महल को। अब तो उन्हें भी मेरे बगैर रहने की आदत पड़ गई होगी, ठीक मेरी तरह। अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरी भेड़ों को मेरे बगैर रहने की आदत पड़ जाएगी। जहाँ वह बैठा था वहाँ से चौक साफ नजर आ रहा था। लोगों का आना जाना जारी था। जिस बेंच पर बैठकर उसने बूढ़े से बात की थी, वहाँ अब एक जवान जोड़ा बैठा था और एक दूसरे को प्यार कर रहा था। हवा और तेज हो गई थी और उसके थपेड़े उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे। उसे लगा कि वह हवा भी वैसी ही है जो अपने साथ यहाँ लाई थी मूरों को, पर साथ ही लाई थी रेगिस्तान की गंध भी, और पर्दानसीन औरतों को और उन तमाम लोगों को जो सोने और पिरामिडों की तलाश में किसी अनजाने को खोजते हुए अपना पसीना बहाते बड़े साहस के साथ यहाँ आए थे। लड़के को उस हवा से ईर्ष्या होने लगी। कितनी आज़ाद थी वह हवा। काश वह भी उतना ही आज़ाद होता, मगर उसे अपने अलावा और कौन रोकने वाला था। भेड़े, व्यापारी की लड़की, अंडलूसिया के हरे भरे मैदान, वे सब तो उसकी नियति तक पहुंचने की सीढ़ी मात्र थे। अगले दिन दोपहर को वह लड़का फिर बूढ़े से मिला। वह अपने साथ 6 भेड़ें भी लाया था। आश्चर्य है, लड़के ने कहा। मेरे मित्र ने फौरन ही मेरी बाकी भेड़ें खरीद ली और कहा कि वह हमेशा से गड़रिया बनने का सपना देखा करता था। यह एक अच्छा शकुन है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है, बूढ़े आदमी ने कहा। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं। जब तुम पहली बार ताश खेलते हो तो जरूर जीतते हो। वह शुरुआती भाग्य होता है। ऐसा क्यों होता है? चूंकि एक ऐसी ताकत है जो चाहती है कि तुम अपनी नियति तक पहुंचो। सफलता देकर वह तुम्हारे इरादे को और मजबूत बना देती है। उसके लिए तुम्हारी भूख बढ़ा देती है। कहते हुए वह बूढ़ा भेड़ों का मुआयना करने लगा। एक भेड़ लंगड़ी थी। लड़के ने उसे समझाते हुए कहा कि इसके लंगड़े होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मेरे सारे रेवड़ में सबसे ज़्यादा होशियार भेड़ यही है और यही सबसे ज़्यादा ऊन भी देती है। पर खजाना कहाँ है? अब यह तो बताओ। मिस्र में पिरामिडों के पास। लड़का चौंका। उस बूढ़ी औरत ने भी यही कहा था, मगर उसने तो लड़के से एक कौड़ी भी नहीं ली थी। तुम खजाने को पा सको, इसके लिए तुम्हें कुछ चिन्हों का अनुकरण करना होगा। ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक पथ बनाया है। तुम्हें बस उन चिन्हों को पहचानना और समझना होगा जो उसने तुम्हारे लिए छोड़े हैं। इससे पहले कि लड़का को जवाब देता, एक तितली उन दोनों के बीच आकर अपने पर फड़फड़ाने लगी। लड़के को अपने दादा की बात याद आ गई। वे कहा करते थे कि तितलियां एक अच्छा शकुन होती है, वैसे ही जैसे कि झिंगुर और संभावनाएं, जैसे कि छिपकलियां और क्लोवर घास का 3 पत्तों वाला नहीं, चौपतिया पत्ता। बूढ़े ने जैसे लड़के के विचार पढ़ लिए हो, उसने कहा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे दादा ने कहा था। यह अच्छा शकुन है। बूढ़े ने अपना लबादा खोला तो लड़का भौचक्का रह गया। बूढ़े ने अपने सीने पर सोने का भारी कवच पहन रखा था जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे। लड़के को अब समझ में आया कि कल जो चमक उसने देखी थी वह इसी की रही होगी। वह बूढ़ा वाकई बादशाह था और चोरों से बचने के लिए उसने वह रूप बना रखा था। यह लो। बूढ़े ने अपने कवच के बीच से एक सफ़ेद और एक काला नगीना निकालकर उसे देते हुए कहा, इन्हें उरीम और थुमीम कहते हैं। काला हाँ का प्रतीक है और सफ़ेद ना का। जब तुम शकुन अपशकुन के चिन्हों को पढ़ने में कभी भी शंकित होगे तो ये तुम्हारी मदद करेंगे। इनसे सवाल हमेशा हाँ या ना में करना। वैसे अगर ले सको तो अपने निर्णय तुम खुद ही लेना। खजाना पिरामिडों में है, यह तो तुम्हें मालूम ही था। मैंने तो 6 भेड़ों की बात तुमसे इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हारा इरादा निश्चय में बदल सकूं। लड़के ने वे दोनों नगीने अपनी थैली में रख लिए और तय किया कि इसी पल से वह अपने निर्णय अपने आप करेगा। इस बात को कभी मत भूलना कि तुम्हारे प्रत्येक लेन देन का उद्देश्य केवल एक ही है और कुछ भी नहीं।
शकुनों और चिन्हों की भाषा याद रखना, और इन सब से ऊपर कभी न भूलने वाली बात की अपनी नियति के पीछे तब तक चलते रहना जब तक कि उसे पूरी तरह न पा जाओ। जाने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, बूढ़े ने आगे कहा। एक व्यापारी ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी के पास भेजा कि उससे खुशी हासिल करने का राज जान कर आओ। लड़का रेगिस्तान में 40 दिनों तक भटकता रहा। फिर उसे एक ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही खूबसूरत महल दिखाई दिया जहां वह बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। महल के मुख्य कमरे में वह घुसा तो देखा वहां कोई साधु संत नहीं था और न ही कोई शांत सौम्य वातावरण, बल्कि वहां तो बहुत सारे व्यापारी आ जा रहे थे। कुछ लोग इधर उधर कोनों में खड़े बातें कर रहे थे। छोटा सा ऑर्केस्ट्रा संगीत की मधुर धुन बजा रहा था। बीच में पड़ी मेज पर दुनिया के उस देश का बेहतरीन और लजीज खाना सजा हुआ था। वह बुद्धिमान व्यक्ति एक एक कर हर व्यक्ति से बात कर रहा था। उस लड़के की बारी आते आते 2 घंटे लग गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने बड़े ध्यान से उस लड़के की बात सुनी, उसके आने का कारण जाना। फिर उसने कहा कि अभी तो उसके पास समय नहीं है। अगर वह खुशियां पाने का राज जानना ही चाहता है तो 2 घंटे बाद उसके पास आए, तब तक वह चाहे तो महल में घूम फिर सकता है। फिर उसने कहा, इस बीच मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। और उसने एक छोटे चम्मच में 2 बूंद तेल डालकर उस लड़के से कहा, अब तुम इस चम्मच को पकड़े हुए पूरे महल में घूमो। ध्यान रहे कि चम्मच से तेल की एक बूंद भी न गिरने पाए। लड़के ने महल में घूमना शुरू किया। बहुत सी सीढ़ियां चढ़ी और उतरी। उसका ध्यान बराबर उस चम्मच पर लगा रहा। अपना ध्यान बराबर चम्मच पर रखते हुए 2 घंटे बाद वह उस कमरे में लौटा जहां उसकी भेंट बुद्धिमान व्यक्ति से हुई थी। अच्छा, क्या तुमने मेरे मुख्य भोजन कक्ष में टंगे बेलबूटेदार ईरानी पर्दों को देखा? बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा। तुमने वह बाग देखा जिसे इतना सुंदर बनाने में मेरे मुख्य माली को 10 साल लगे हैं? तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चर्मपत्र वाले ग्रंथ देखे? लड़के ने लज्जित होते हुए स्वीकारा, यह सब तो नहीं देखा मैंने। मेरा ध्यान तो बराबर इसी पर लगा रहा कि चम्मच से तेल की एक बूंद भी जमीन पर न गिरने पाए। तो वापस जाओ और दुनिया की अद्भुत वस्तुओं को देख कर आओ। बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से कहा, अगर तुम किसी व्यक्ति के मकान को नहीं जानते तो तुम उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। लड़के ने राहत की सांस ली। उसने चम्मच उठाया और एक बार फिर से महल देखने निकल पड़ा। इस बार उसने छत और दीवारों पर बनी सुंदरतम कलाकृतियों को देखा, बाग बगीचे देखे, चारों तरफ फैले पहाड़ देखे, फूलों की खूबसूरती देखी। सारी चीजें बड़े करीने और सुरुचि के साथ संजोई गई थी। बुद्धिमान व्यक्ति के पास लौटकर उसने सारी बातें विस्तार से बताई। लेकिन वो तेल कहाँ है जो मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया था? बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा। लड़के ने चम्मच की ओर देखा तो पाया कि वह अब खाली था। मैं तुम्हें बस एक ही सलाह दे सकता हूं। बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान उस व्यक्ति ने लड़के से कहा, खुशी पाने का राज है इस विश्व की सब सुंदरतम वस्तुओं को देखना और चम्मच वाले तेल की बूंदों को न भूलना। गडरिया अवाक रह गया। उस बादशाह की कही कहानी अब उसकी समझ में आ गई थी। एक गडरिये को भले ही घूमना फिरना पसंद हो, मगर उसे अपनी भेड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को देखा और अपने हाथों से उसके सिर के ऊपर कुछ अजीब से संकेत बनाए। उसके बाद वह अपनी भेड़ों को लेकर चला गया। तरीफा में सबसे ऊंची पहाड़ी पर मूरों द्वारा बनवाया गया पुराना किला है। उसके प्राचीरों पर चढ़कर अफ्रीका की एक झलक देखी जा सकती है। एक शाम सलेम का राजा मेल्विजेडक उसकी प्राचीर पर बैठा था। धीमी धीमी बहती पुरवाई उसके चेहरे को सहला रही थी। पास ही खड़ी भेड़ों में चुलबुलाहट थी। वे बेचैन और आशंकित थी अपने नए मालिक से, उत्तेजित थी उस बदलाव से। पर उन्हें तो बस 2 ही चीज़ों से वास्ता था, चारा और पानी। उनकी दुनिया तो यहीं तक सीमित थी। मेल्विजेडक ने एक छोटी जहाज को बंदरगाह से बाहर जाते हुए देखा। अब वह उस लड़के से कभी नहीं मिल सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे वह अब्राहम से कभी नहीं मिल सका। उससे भी तो उसने 1/10 फीस वसूल की थी। यही था उसका धंधा। देवताओं और ईश्वर को तो इच्छा विहीन होना चाहिए, क्योंकि उनकी तो कोई नियति होती नहीं। फिर भी उस लड़के के बारे में सोचकर सलेम के बादशाह ने उसकी सफलता के लिए भरपूर प्रार्थना की। उसने खुले आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे मेरे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है और मैं जानता हूं कि यह मिथ्याभिमान की पराकाष्ठा है, मगर एक बूढ़े बादशाह को अपने ऊपर इतना सा गर्व करने का अधिकार तो हो ही सकता है।
अफ्रीका भी कैसा अजीब देश है, लड़के ने सोचा। वह एक शराब खाने में बैठा था। यह शराब खाना भी वैसा ही था जैसा उसने टेंजियर की तंग गलियों में देखा था। कुछ लोग हुक्का पी रहे थे और कस ले लेकर हुक्के की नली एक दूसरे की ओर बढ़ा रहे थे। कुछ ही घंटों में उसने बहुत कुछ देख लिया। आदमियों को एक दूसरे का हाथ थामकर चलते हुए और औरतों के बुर्कों से ढके हुए चेहरे, मौलवी जो मीनारों पर चढ़कर अजान दे रहे थे और हर कोई घुटनों के बल बैठकर माथा जमीन से लगा रहा था। गैर ईसाई नाश्ते की ऐसा करते हैं, लड़के ने अपने आप से कहा। उसे याद आया बचपन में गिरजाघरों में सफ़ेद घोड़ों पर सवार, हाथ में म्यान में रखी तलवार लिए सेंट सेंटियागो मेटामोरस की जो मूर्ति उसने देखी थी, उसके सामने भी लोग ऐसे ही झुके हुए थे। उसका जी घबराने लगा और वह अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगा और उसे लगा कि नास्तिक लोग उसे घूर रहे हैं। इन लोगों को देखने से ही लगता था कि इनके मन में कोई पाप छिपा है। इसके अलावा अफरा तफरी में एक बात तो उसके ध्यान से उतर ही गई, केवल एक बात ऐसी जो उसको खजाने तक पहुंचाने में देरी का कारण बन सकती थी। वह थी कि इस देश में केवल अरबी ही बोली जाती है। शराब खाने का मालिक उस लड़के के पास आया तो लड़के ने उसी पेय की फरमाइश की जो बगल की मेज वाले पी रहे थे। पीने पर पता चला कि अरे यह तो कड़वी चाय है। उसका मन तो मदिरा पीने का था, लेकिन अभी के लिए चिंता का यह विषय नहीं था। चिंता तो उसे खजाने की करनी थी और उस तक कैसे पहुंचा जाए इसकी। भेड़ों की बिक्री से उसके पास काफ़ी पैसा आ गया था। वह जानता था पैसे में बड़ा जादू होता है। पैसा हो तो आदमी कभी अकेला नहीं रहता। थोड़े ही दिनों में वह पिरामिडों में होगा। रत्न जड़ित स्वर्ण कवच वाला वह वृद्ध बादशाह अपने हिस्से की केवल 6 भेड़ों के लिए झूठ नहीं बोलेगा। खाड़ी पार करते हुए उस बूढ़े द्वारा बताए संकेतों और शकुनों का ध्यान उसे आया था। हाँ, उस बूढ़े को पता था कि वह क्या बोल रहा है। अंडलूसिया के मैदानों को पार करते समय उस लड़के ने सीख लिया था कि जमीन और आसमान को देखकर कैसे तय किया जाता है कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। एक खास चिड़िया की चहचहाट सुनकर उसे पता लग जाता था कि कोई जहरीला सांप कहीं आसपास ही है। किसी खास तरह की झाड़ी देखकर वह भाप लेता था कि इस इलाके में पानी जरूर मिलेगा। यह सब उसने अपनी भेड़ों से ही सीखा था। उसने सोचा अगर ईश्वर भेड़ों को रास्ता दिखा सकता है तो आदमियों को क्यों नहीं। यह सोचकर उसका जी हल्का हो गया। चाय की कड़वाहट कुछ कम हो गई। तुम कौन हो? स्पेनी भाषा में किसी ने उससे पूछा। लड़के को सुकून मिला। वह चिन्हों शकुनों के बारे में ही सोच रहा था और कोई प्रकट हो गया। अरे, आप स्पेनी भाषा में कैसे बोल लेते हैं? लड़के ने पूछा। तो उस नौजवान ने, जिसने यूं तो पाश्चात्य पोशाक पहन रखी थी मगर उसके शरीर का रंग इस शहर वालों जैसा ही था, उसकी उम्र और कद लगभग उसी के समान था। यहाँ हर कोई स्पेनी भाषा ही बोलता है। स्पेन यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। बैठो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ मंगवाता हूँ। लड़के ने कहा। मैं भी थोड़ी शराब लेना चाहूँगा। मुझे यह चाय बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस देश में कोई शराब नहीं मिलती, नवयुवक ने जवाब देते हुए कहा। यहाँ के धर्म में शराब पीना हराम है। लड़के ने शराब की बात छोड़कर उस नवयुवक से अपनी पिरामिड जाने की बात कही। उसकी जबान पर खजाने की बात आ ही गई थी कि उसने अपने आप को रोक लिया। अगर खजाने की बात वह उस अरबी युवक को बता देता तो हो सकता था कि वह भी बदले में कुछ मांग लेता। उसे बूढ़े बादशाह की बात याद आ गई। जो चीज़ तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, उसे देने या बांटने का सवाल कहाँ उठता है। मैं चाहूँगा कि तुम मुझे पिरामिडों तक ले चलो। अगर तुम मेरे लिए गाइड बनना चाहो तो मैं उसके लिए भरपूर मेहनताना भी दूंगा। तुम्हें मालूम है वहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? नवयुवक ने लड़के से सवाल किया। लड़के को तभी अनुभव हुआ कि इस बीच शराब खाने का मालिक उनके पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा था। उसे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसे एक गाइड मिल गया था जिसकी मदद से पिरामिडों तक पहुंचने का मौका वह गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें पूरा सहारा रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नवयुवक ने लड़के से कहा, और इसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कितना पैसा है तुम्हारे पास? लड़के को उसका सवाल अजीब लगा, लेकिन तभी उसे बूढ़े बादशाह की नसीहत याद आ गई कि जब तुम सचमुच किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। उसने अपने थैले से पैसे निकालकर नवयुवक को दिखाए। पास खड़े शराब खाने के मालिक ने भी उन्हें देखा। मालिक और नवयुवक ने आपस में अरबी भाषा में कुछ बात की, जिसमें शराब खाने के मालिक और उस नौजवान के बीच तू तू मैं भी हो गई। चलो यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं, नवयुवक बोला।
शराब खाने का मालिक नहीं चाहता कि हम यहाँ बैठे। लड़के की जान में जान आई। वह बिल चुकाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि मालिक ने उसे रोक लिया और नाराजगी भरे स्वरों में कुछ तेज तेज बोलने लगा। वैसे लड़का भी तगड़ा था। उसका मन तो हुआ कि वह ईंट का जवाब पत्थर से दे दे, पर फिर चुप रह गया, यह सोचकर कि इस समय वह विदेश में है। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे कर दिया और लड़के को अपने साथ शराब खाने से बाहर खींच ले गया। उसकी निगाह तुम्हारे पैसों पर थी, नवयुवक ने लड़के से कहा। यह टेंजियर पूरे अफ्रीका से भिन्न है। यह एक बंदरगाह है और हर बंदरगाह में तरह तरह के ठग होते हैं। लड़के ने अपने नए दोस्त की बात मान ली। उस नवयुवक ने ही तो उसे शराब खाने की उस मुसीबत से बचाया था। लड़के ने पैसे निकालकर गिने। हम कल तक पिरामिडों में होंगे, नवयुवक ने कहा। अब हमें 2 ऊंट खरीदने होंगे। अब वे दोनों टेंजर की तंग गलियों से गुजर रहे थे। दोनों तरफ तरह तरह की दुकानें थी। वे चलते चलते बाजार के चौक में पहुंच गए। हजारों लोग वहां खरीदारी कर रहे थे, मोल भाव कर रहे थे। हर तरफ का सामान खरीदा और बेचा जा रहा था, सब्जियों से लेकर चाकू छुरों तक, काली तंबाकू और बहुत से सामान। लड़के ने 1 मिनट के लिए भी अपनी दृष्टि उस नवयुवक से नहीं हटाई। हटाता भी कैसे? उसका सारा पैसा उस नवयुवक के पास जो था। उसके मन में आया कि वह अपना पैसा उस नवयुवक से वापस मांग ले। नहीं, शायद ऐसा करना गैर दोस्ताना हरकत होगी। उसे इस जगह के रस्मों रिवाज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मैं उस पर निगाह रखूंगा, उसने अपने आप से कहा। वैसे भी उस नवयुवक से वह ज़्यादा तगड़ा था। एकाएक उस सारी घपल चौथ के बीच उसे एक ऐसी खूबसूरत तलवार दिखाई दी जैसी इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। मयान चांदी जड़ी थी, मूठ स्याह काले हीरे जवाहरातों की चमक से जगमगा रही थी। लड़के ने स्वयं से वादा किया कि जब वह मिस्र से लौटेगा तो इस तलवार को जरूर खरीदेगा। जरा दुकान से पता करो इस तलवार की कीमत कितनी होगी, उसने अपने दोस्त से कहा। तब उसे ध्यान आया कि तलवार देखने के चक्कर में उसकी नज़रें कुछ समय के लिए नवयुवक पर से हट गई थी। उसका दिल धक से रह गया। वह नज़रें घुमाकर उस तरफ देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि देखेगा भी तो पाएगा क्या। वह यूं ही कुछ और पलों तक तलवार देखता रहा। फिर हिम्मत जुटाकर उसने गर्दन घुमाई। उसके चारों तरफ बाजार था, लोगों की भीड़ थी, शोर शराबा था और तरह तरह के अजीबोगरीब खानों की खुशबू थी। मगर उसका नया साथी कहीं नहीं था। वह अपने मन को भरोसा दिलाना चाहता था कि उसका साथी चंपत नहीं हुआ है और यहीं कहीं आसपास ही होगा। उसके इंतजार में वह वहीं रुक गया। इस दौरान एक मौलवी मीनार पर चढ़ गया। उसने अजान दी और फिर सारे लोग घुटनों के बल बैठकर नमाज पढ़ने लगे। फिर कामकाजी चीटों की टोली की तरह दुकानें समेटकर चलते बने। सूरज ने भी चलने की ठानी। लड़का डूबते हुए सूरज को तब तक देखता रहा जब तक कि वह चौक के सफ़ेद मकानों के पीछे नहीं छुप गया। उसने सोचा, आज सुबह जब सूरज उगा था तो जैसे वह किसी दूसरे महाद्वीप में था। तब तक वह एक गड़िया था जिसके पास अपनी 60 भेड़ें थी और उसे एक लड़की से मिलने का बेसब्री से इंतजार था। जाने पहचाने मैदानों से गुजरते हुए उसे सब मालूम था कि जो उसके साथ घटित होने वाला था। मगर अब जबकि सूरज डूब रहा था, वह किसी दूसरे देश में है, एक अनजानी जगह में, एक अनजान व्यक्ति जहाँ की भाषा भी वह नहीं जानता। अब तो वह गडरिया भी नहीं रह गया था, न ही उसके पास कुछ बचा था। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह वापस जाकर एक बार फिर से अपना जीवन शुरू कर सके। सब कुछ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच घटित हो गया। लड़के ने सोचा। उसे अपने आप पर तरस आया, साथ ही पछतावा भी हुआ कि एक ही झटके में जिंदगी का सब कुछ इस कदर बदल गया। उसे अपने आप पर शर्म आई। उसका मन हुआ कि रो ले। अपनी भीड़ों के सामने उसे आज तक कभी रुलाई नहीं आई थी, मगर अब चौक बाजार खाली था। वह अपने घर से बहुत दूर था, इसलिए वह अपनी रुलाई न रोक सका। वह फूट फूट कर रोने लगा। क्या ईश्वर का यही इंसाफ है? क्या अपने सपनों में विश्वास करने वाले व्यक्तियों को वह यही सिला देता है? जब मेरे पास भेड़ें थी तो मैं कितना खुश था। चारों तरफ खुशियां बांटता था। लोग मुझे देखकर खुश होते थे और मेरा स्वागत करते थे। मगर अब मैं दुखी हूँ, अकेला हूँ। एक खुश मिजाज आदमी के बजाय कटु और शक्की इंसान बनने जा रहा हूँ, महज इसलिए कि एक आदमी ने मुझे धोखा दिया। मुझे उन लोगों से भी नफरत हो जाएगी जो अपना खजाना पाने में सफल रहे, चूंकि मैं खजाना ढूंढ सकने में विफल रहा। मुझे जो कुछ भी मेरे पास बचा है उसी में संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं दुनिया जीतने के काबिल नहीं रहा हूँ। उसने अपनी थैली खोली,
शायद कुछ बच गया हो, जहाज पर खाए सैंडविच का टुकड़ा ही बचा हो, मगर नहीं, कुछ बचा था तो वह भारी भरकम किताब, उसकी जैकेट और वे 2 पत्थर जो उस बूढ़े ने दिए थे। उन 2 पत्थरों को देखकर न जाने क्यों उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। इन्हें उसने नगीना माना था और इन्हीं 2 पत्थरों के बदले में उसने 6 भेड़ें गंवाई थी। इन पत्थरों को बेचकर वापसी का टिकट खरीदा जा सकता है, मगर इस बार मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, लड़के ने सोचा और वे दोनों पत्थर निकालकर थैली के बजाय अब अपनी जेब में रख लिए। उस दोस्त ने एक ही बात सच कही थी कि यह शहर एक बंदरगाह है और ऐसे सभी शहर ठगों के अड्डे होते हैं। अब उसकी समझ में आया शराब खाने का मालिक क्यों गुस्सा हो रहा था। वह तो उसे समझाना चाहता था कि उस नौजवान पर भरोसा न करे, और मैं भी क्या हूँ, शायद उन्हीं सब लोगों की तरह जो इस दुनिया में अपने अपने चश्मे से देखते हैं, ताकि वे उसे वैसा देख सके जैसा कि वे चाहते हैं, न कि वैसा जैसा असल में है। लड़के ने उन पत्थरों को एक बार फिर टटोला, उनकी गर्माहट और चिकनाहट महसूस की। अब तो ये पत्थर ही उसका खजाना है। उनको छूने भर से ही उसे अच्छा लगने लगा। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई, जब तुम सचमुच किसी वस्तु को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। लड़का बूढ़े की बात में छिपी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था। इस खाली चौक बाजार में, जबकि उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, निगरानी के लिए कोई भीड़ भी नहीं थी, तब वो यहाँ क्यों था और क्या कर रहा था? मगर वे पत्थर तो इस बात का सबूत थे कि उसकी भेंट किसी बादशाह से हुई थी, उस बादशाह से जो उसके बीते दिनों के बारे में सब कुछ जानता था। इन पत्थरों का नाम उरीम और थुमीम है और ये शकुन पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़के ने पत्थर फिर से थैली में रख लिए और एक प्रयोग करना चाहा। बूढ़े ने बड़े सीधे और सादे सवाल पूछने को कहा था, और यह भी कि पहले उसे मालूम होना चाहिए कि वह चाहता क्या है। उसने सबसे पहले यही पूछा कि क्या उस बूढ़े बादशाह का आशीर्वाद अभी भी उसके साथ है। उसने एक पत्थर बाहर निकाला। जवाब मिला, हाँ। क्या मैं खजाना ढूंढने में सफल हो सकूंगा? थैली में हाथ डालकर उसने दूसरे पत्थर को टटोलना चाहा। ऐसा करते वक्त वे दोनों ही पत्थर थैली के एक फटे कोने से जमीन पर गिर गए। लड़के को इस बात का पता ही नहीं था कि उसकी थैली में कोई छेद भी है। उरीम और थुमीम को उठाने के लिए वह झुका, मगर उसी समय उसे एक और नुक्ता याद आया। शगुनों को पहचानना सीखो और उन पर चलो। बूढ़े बादशाह ने ही तो कहा था, पत्थरों का गिरना भी एक शकुन है। लड़का अपने आप में मुस्कुराया। उसने दोनों पत्थरों को उठाकर फिर से थैली में रख लिया। थैली को सिलने के बारे में उसने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। वे पत्थर जब चाहे गिर सकते हैं। उसने सीखा था कि कुछ बातें ऐसी होती है जिनके बारे में नहीं पूछना चाहिए, ताकि आप अपनी नियति से न भटक जाएं। मैंने वादा किया है कि मैं अपने निर्णय खुद करूंगा, लड़के ने अपने आप से कहा। पर पत्थरों ने उसे एहसास दिलाया कि वह बूढ़ा अभी भी उसके साथ है। यह सोचकर उसे बड़ी तसल्ली हुई। उसने खाली चौक के चारों तरफ नजर घुमाई। अब उसके मन में घबराहट पहले से बहुत कम थी। यह जगह अजनबी नहीं, नई थी। वह भी तो नई नई जगहें ही देखना चाहता था। क्या हुआ अगर पिरामिडों तक नहीं पहुंच पाया? मगर जितने भी गडेरिये को वह जानता था, वे उसके मुकाबले में इतनी दूर तक कहां आ पाए थे। उन्हें क्या मालूम कि केवल 2 घंटों की दूरी पर चीजें कितनी बदल जाती है। वह चौक जहां वह खड़ा है इस समय कितना शांत है, मगर कुछ ही देर पहले कितनी गहमागहमी से भरा था। पर वह उस नज़ारे को कभी भी नहीं भूल सकता। उसे वह तलवार भी याद आई। उसे थोड़ा दुख भी हुआ, मगर वैसी तलवार सचमुच उसने कभी पहले नहीं देखी थी। उस ऊहापोह में उसने अनुभव किया कि इस पूरी घटना के 2 ही पहलू हैं। एक तो यह कि वह खुद को एक ठग का शिकार मान ले, या फिर खुद को एक साहसी व्यक्ति माने जो खजाने की खोज में निकला है। हाँ, मैं एक साहसी व्यक्ति हूं जिसे खजाने की तलाश है, उसने अपने को दिलासा दिया। किसी ने उसे नींद से जगाया। बीच बाजार में ही वह सो गया था और चौक की गहमागहमी शुरू होने वाली थी। उसने इधर उधर देखा, उसकी भेड़ें कहाँ है। फिर उसे ध्यान आया कि वह एक नई जगह में है, मगर अब वह दुखी होने के बजाय खुश था। अब उसे भेड़ों के लिए चारा और पानी जुटाने की फिक्र से छुटकारा मिल चुका था। अब वह बेफिक्री से खजाने की खोज में जा सकता था। भले ही उसके पास एक भी पैसा नहीं था, मगर अब उसे अपने पर भरोसा था। कल रात ही उसने तय किया था कि अब वह एक ऐसा साहसिक यायावर बनेगा जैसा कि उसने किताबों में पढ़ा
और सराहा है। वह बाजार में चहलकदमी करने लगा। दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी। लड़के ने एक मिठाई वाले की दुकान लगाने में मदद की। उस दुकानदार के चेहरे पर एक मुस्कान थी, खुशी की मुस्कान। उसे मालूम था अपनी जिंदगी और हर दिन अपना रोजमर्रा का काम शुरू करने का ढर्रा और सलीका। उसकी मुस्कुराहट देखकर लड़के को बूढ़े व्यक्ति की याद आ गई, वही रहस्यमय बूढ़ा बादशाह जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। यह मिठाई वाला इसलिए मिठाई नहीं बना रहा है कि पैसे कमाकर किसी व्यापारी की लड़की से शादी कर सके। वह तो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह यही करना चाहता है। लड़के ने सोचा। उसकी समझ में अब अच्छी तरह आ गया कि वह भी तो वही कर सकता था जो उस बूढ़े आदमी ने किया था। यानी कि वह अंदाजा लगा सकता था कि कोई अपनी नियति के पास पहुंच चुका है या अभी उससे दूर है। लोगों के चेहरे सब कुछ बता देते हैं। कितना आसान है यह जान सकना, मगर मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की, उसने सोचा। जब दुकान पूरी लग चुकी तो सबसे पहले बनने वाली मिठाई उस दुकानदार ने लड़के को दी। लड़के ने उस मिठाई को खाकर दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते चल दिया। वह अभी थोड़ी दूर ही गया था कि उसे ख्याल आया कि उन दोनों में से एक अरबी भाषा बोल रहा था तो दूसरा स्पेनी। इसके बावजूद वे एक दूसरे की बात बखूबी समझ रहे थे। जरूर एक ऐसी भाषा भी है जो शब्दों की मोहताज नहीं है, लड़के ने सोचा। भेड़ों के साथ भी मैंने ऐसा ही अनुभव किया था और अब आदमियों के साथ भी मुझे वैसा ही अनुभव हो रहा है। उनमें कुछ चीजें ऐसी भी थी जो दरअसल नई नहीं थी। वह उनका अनुभव पहले भी कर चुका था, मगर उसने उनके बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। शायद इसलिए कि वह उनका आदी हो गया था। तो फिर लड़के ने अनुभव किया, अगर मैं बिना शब्दों को जाने इस भाषा को समझ सकता हूं तो फिर मैं पूरी दुनिया को भी उसी तरह समझ सकता हूं। बड़े इत्मीनान और आराम से उसने तय किया कि वह टेंजियर की पतली गलियों से गुजरेगा, क्योंकि तभी तो वह उन शकुनों को पढ़ पाएगा। उसके लिए बड़े धैर्य की जरूरत होगी, यह उसे मालूम था। गडरिये के पास तो यूं भी धैर्य की पूंजी होती है। एक बार फिर उसे लगा कि वे सभी पाठ जो उसने अपनी भेड़ों के साथ पढ़े थे यहाँ इस अजनबी भूमि पर भी लागू कर सकता है। सब कुछ एक ही तो है, बूढ़े आदमी ने यही तो कहा था। दिन निकलने पर कांच के व्यापारी की आंख खुली। आज भी उसके मन में वही चिंता थी जो हर सुबह उसे आ घेरती थी। पिछले 30 सालों से वह उसी जगह पर था, एक दुकान जो पहाड़ी की चोटी पर थी और जहां कभी कभार ही कोई ग्राहक गुजरता था। अब कुछ बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसे केवल एक ही चीज आती थी और वह थी क्रिस्टल के बर्तनों की खरीद फरोख्त। एक जमाना था जब बहुत से लोगों को उसकी दुकान का पता था। अरब व्यापारी, फ्रांसीसी और अंग्रेज भूवेता और जर्मन सिपाही उसकी दुकान में भरे रहते थे। वे भी क्या दिन थे। क्रिस्टल बेचने में क्या आनंद था। उसे लगता था बहुत जल्दी ही वह अमीर हो जाएगा और उसकी बगल में जवान खूबसूरत औरतें होंगी। मगर ज्यों ज्यों समय बीता टेंजियर भी बदल गया। टेंजियर के मुकाबले पड़ोसी शहर कियोटो बड़ी तेजी से विकसित हो गया। इसी कारण यहाँ का व्यापार ढीला पड़ता गया। आस पड़ोस के लोग भी शहर छोड़कर चले गए और इस पहाड़ी पर बस कुछ गिनी चुनी दुकानें ही रह गई। किसमें हिम्मत थी कि इन चंद दुकानों को देखने के लिए कोई पूरी पहाड़ी चढ़कर आता। क्रिस्टल व्यापारी के पास कोई विकल्प नहीं था। पिछले 30 सालों से वह क्रिस्टल खरीदने और बेचने का ही व्यापार करता आया है। अब कुछ भी दूसरा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पूरी सुबह इक्का दुक्का व्यक्तियों को ही इधर से गुजरते हुए उस व्यापारी ने देखा था। सालों से वह यही देखता आया है और इधर से गुजरने वाले हर व्यक्ति का रंग ढंग उसे मालूम है। मगर दोपहर के भोजन से ठीक पहले एक लड़का उसकी दुकान के सामने रुक गया। उसने सामान्य कपड़े पहन रखे थे। क्रिस्टल व्यापारी की अनुभवी आंखों ने तुरंत ताड़ लिया कि लड़के के पास खर्च करने के लिए पैसे वैसे नहीं हैं।